हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया और आप सबका बहुत ही स्वागत है। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे ओसीएम सब्जेक्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर देखा था वो था बिजनेस सर्विस 1, यानी कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। और आज हम कुछ ऐसे ही और ज़्यादा सर्विसेज देखने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विस 2। तो उसमें भी हम लोग कुछ ऐसे ऐसे सर्विसेज देखेंगे जो मतलब हम लोग उसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा, या तो फिर उसको यूज़ करने की वजह से हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों के सामने आ सकता है। क्लियर? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी सर्विसेज की, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिन लोगों ने ये सर्विस यूज़ ना किया हो, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बैंकिंग सर्विस की। क्लियर? जनरली जब भी बैंक वर्ड दिमाग में आता है तो मतलब क्या आता है कि भाई चलो वहाँ पे जाते हैं, पैसे देते हैं, डिपॉजिट करते हैं या तो फिर पैसे लेते हैं, चेक वगैरह, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। क्लियर? तो आज ऑफिशियली जानते हैं, मतलब उसका क्लियर डेफिनेशन जानते हैं कि बैंक क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन हमारे पास मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द बैंक अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक। वो क्या कहता है रिलेटेड टू बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, यानी कि एक बैंक है वो एक इंस्टीट्यूट है विच डिपोजिट इन ऑर्डर टू लैंड दैम विथ कंडीशन टू रिटर्न इट, यानी कि हम लोग वहाँ से डिपोजिट कर सकते हैं, वो लोगों को मनी लैंड भी कर सकता है, यानी कि जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ से लोन वगैरह करके पैसे ले भी सकते हैं, लेकिन कौन से कंडीशन के साथ कि उसको वापस करना पड़ेगा, यानी कि वो पैसे वो यूज़ कर सकता है, उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको रिटर्न करना पड़ेगा और उसका टाइम लिमिट फिक्स होता है। एंड इट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म और वेन एवर इट इज़ अ डिमांडेड, यानी कि उसका एक फिक्स टर्म पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा या तो फिर आप कितने टाइम तक लेना चाहते हो। एंड वेन एवर इट्स डिमांडेड, यानी कि जब भी कोई लोग डिमांड करता है तो बैंक ऐसा सर्विस यानी कि मनी लैंडिंग का वो उसको, मतलब हम लोग बोलते हैं ना उधार देते हैं, तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड वन डेफिनेशन है, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ अ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है उसके फंक्शंस, यानी कि बैंक के कुछ फंक्शंस है, कुछ वर्क है, कुछ काम है जिसके वजह से बैंक ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव डे बाय डे होता जा रहा है। तो वो कैसे फंक्शन है? जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस बैंक परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़ टू। वो जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि अगर हम लोग बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जाते हैं तो वो जनरली ले लेते हैं और फिर उसके रिलेटेड बहुत सारे उसके काम भी होते हैं। और सेकेंड वन क्या है? टू इन्वेस्ट ऑल एंड मनी, यानी कि ये जितने डिपॉजिट्स आए हैं उसको इन्वेस्ट करना है और जो भी मनी आया है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज बैंक को प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा। बट इन द प्रेजेंट टाइम अ बैंक डज अदर फंक्शंस टू, यानी कि राइट नाउ का जो ज़माना है, जैसे जैसे ये डेवलपिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजीज जो सिचुएशंस है वो सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से बैंक का सर्विस भी जो है वो कैसा हो गया है? बहुत ही डेवलप हो गया है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है। मेन फंक्शंस है और सब्सिडरी फंक्शंस है, यानी कि मेन फंक्शन का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे फंक्शन जो बैंक हर रोज हर टाइम पे करती रहती है और वो उसके मतलब उसके बगैर वो बैंक नहीं चला सकते। क्लियर? और सब्सिडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई डिमांड करता है तो वो उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। गाइस 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ मेन फंक्शन या तो सब्सिडरी फंक्शन स्टेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ अ बैंक करके भी आपको 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सारे फंक्शन स्टेट करने पड़ेंगे और अगर आपको ऐसा बोला है कि 2 या 3 एक्सप्लेन करो तो आपको उतने एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटेड टू मेन फंक्शंस, यानी कि ऐसे कौन से फंक्शन है जिसके वजह से बैंक ज़्यादातर जानी जाती है। तो फर्स्ट वन है टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट। वो बैंक क्या करते हैं? हम लोग जहाँ पे भी जब भी पैसे देने के लिए जाएंगे ना, बैंक कभी मना नहीं करेगी। क्लियर? वो क्या करती है? हम लोग जितना देंगे उतना वो पैसा एक्सेप्ट करती है, हमारे अकाउंट में डाल देती है और उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। क्लियर?
सेकेंड वन है टू लैंड मनी, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है वो वहाँ पे जाके उसकी अगर फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करता है तो बैंक उसको मनी भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि कुछ टर्म पीरियड के लिए, कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड के लिए हम लोग पैसे दे रहे, आपको इतने टाइम के बाद उसको हमें रिटर्न करना है, और उसके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो भी होगा वो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। थर्ड वन है टू इन्वेस्ट मनी। इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर बैंक, बिकॉज हमारे पास जो पैसे आते हैं, हम लोग जो बैंक को देने के लिए जाते हैं, वो बैंक अपने अंदर पड़े नहीं रखेगी, मतलब तिजोरी भरने के लिए हम लोगों के डिपॉजिट नहीं लेती। वो क्या करेगी, हमारे डिपॉजिट को कहीं और सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेगी, ताकि उसमें से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट में से हम लोगों को वो इंटरेस्ट भी दे सके। क्लियर। एंड फोर्थ वन है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्किंग का फ्लुएंसी है वो बहुत ही एकदम अच्छा आएगा और एकदम स्मूथली काम हो जाएगा। तो ये सारे जो मेन फंक्शंस है उसको हम लोग आज डीपली देखते हैं कि मेन फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट वन मेन फंक्शंस हमारा कौन सा वाला था, टू एक्सेप्ट या तो फिर कलेक्ट डिपॉजिट। उसमें क्या होता है, बैंक एक्सेप्ट द सरप्लस अमाउंट एज ए डिपॉजिट। हम लोग बैंक में पैसे रखने कब जाएंगे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे, तो हम लोग उसको सेव करने के लिए सेफली सिक्योरिटी के वजह से हम लोग बैंक में पैसे रखने जाते हैं। और बैंक क्या करता है, वो एक्सेप्ट करेगा। आप कभी भी बैंक में पैसे देने के लिए जाओ तो बैंक कभी भी आपको मना नहीं करता है। फिर देन आफ्टर दैट द बैंक पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। यहाँ पे पे आएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। टू द बैंक पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर, यानी कि जिसने डिपॉजिट वहाँ पे रखा है। अगर हम लोग हमारे पैसे बैंक में रखते हैं तो हम बैंक के लिए क्या बन जाएंगे, डिपॉजिट होल्डर। और हमें बैंक क्या प्रोवाइड करती है, हमारे पैसे की वजह से वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक हमारा पैसा यूज़ करती है। फिर देन आफ्टर है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक इज दैट मेंटेन ट्रस्ट ऑफ अ डिपॉजिट होल्डर, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड अगर आप बैंक को कंसिडर करो या फिर बैंक का बिजनेस कंसिडर करो, तो उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे जितने भी होल्डर्स है, यानी कि बैंक के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका ट्रस्ट मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर बैंक ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पाएगी तो कोई भी बंदा वो बैंक के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ना ही हम लोग करेंगे, ना ही कोई और लोग करेंगे। यानी कि हम हमारे पैसे वहाँ पे रखने नहीं जाएंगे अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बैंक हमारे पैसे वापस नहीं लौटाएगी, या फिर व्हाटएवर जो सिचुएशन है वो। बैंक मेनली एक्सेप्ट द 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट। बैंक में ज़्यादातर 4 टाइप की डिपॉजिट एक्सेप्ट होती है, और उसके रिलेटेड अलग अलग अकाउंट्स भी होते हैं जिसमें हम लोग वो डिपॉजिट रखते हैं। फर्स्ट वन है सेविंग्स अकाउंट, यानी कि उसके नेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा है तो हम लोग सेविंग अकाउंट रख के वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिर एक करंट अकाउंट, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। गाइज ये चारों के चारों अकाउंट हम लोग आगे के यही चैप्टर में आगे के पोर्शन में डीप में भी देखने वाले हैं, तो हम तब ज़्यादा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डालेंगे। फिर एक रिकरिंग अकाउंट है, और फिर है फिक्स टर्म अकाउंट, यानी कि ये सारे जो 4 अकाउंट है वो हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करवा के वहाँ पे हमारा पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये फर्स्ट वन फंक्शन हुआ हमारा टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। सेकेंड वन जो हमारा फंक्शन है वो है टू लैंड मनी, यानी कि बैंक हमें पैसा प्रोवाइड करेगी जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तब। अगर हम लोग बैंक के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, मुझे लोन लेना है, या फिर मुझे कुछ भी करके पैसा चाहिए, तो हम लोग बहुत सारे वे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बैंक से पैसा ले सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और उसकी कुछ कंडीशंस होती है जो हमें माननी पड़ेगी। उसमें देखते हैं द बैंक लैंड्स अ मनी टू द बोरोवर विच हैज़ कलेक्ट एज द डिपॉजिट फ्रॉम द डिफरेंट अकाउंट्स। बैंक अपना खुद का पैसा डाल के हमें नहीं पैसा देगी। वो कहाँ से पैसा देती है, जो भी डिपॉजिटर्स है, यानी कि जिन जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं एज अ सेविंग्स करने के लिए, तो बैंक क्या करती है, वही पैसे में से जो अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वाला बंदा आता है जिसको डिमांड है ऐसी, वो डिमांड करता है, तो बैंक उस पैसे में से उन लोगों को मनी लैंड करेगी, यानी कि ऑफर करेगी, यानी कि उसको डिमांड फुलफिल करेगी। द बैंक लैंड मनी टू द नीडी पीपल, जिन लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है लोन की या तो फिर पैसे की कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट रेट ऑफ लैंडिंग मनी इज हाई, यानी कि हमें
उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। अगर हम बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर देन आफ्टर है इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स मनी इज लोअर देन लैंड्स मनी, यानी कि बैंक जो हमें पैसा लैंड करती है, अगर हम लोग लोन लेते तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? अगर हम लोगों ने बैंक में पैसा सेविंग्स में रखा है, जमा करवाया है कि हमें यूज़ नहीं करना है अभी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैंक में रखते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, यानी कि आप डिपॉजिट करवाओगे तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। किससे कम होता है? जो हम लोग मनी लैंड करते हैं, यानी कि बैंक हम लोगों को ऑफर करता है, अगर हम लोगों को ज़रूरत है और हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं तो बैंक हमें पैसा देता है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? बैंक को करना पड़ता है। फिर देन आफ्टर है द बैंक गेन प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट इन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट पड़ा, यानी कि हम लोग अगर बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक हमें कम इंटरेस्ट देती है, लेकिन अगर बैंक हमें पैसा देती है तो बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। ये दो इंटरेस्ट रेट के बीच में जितना डिफरेंस हुआ वो क्या बन जाएगा? बैंक का प्रॉफिट, यानी कि गेन रेशियो बन जाएगा। फिर है द बैंक लैंड्स अ मनी एज पर गिवन बिलो, बैंक हमें कैसे पैसे दे सकती है? तो फर्स्ट वन है, जैसे हम लोग सब उससे फैमिलियर है, जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे लोन से पैसे लिए भी होंगे। तो फर्स्ट वन है थ्रू लोन, यानी कि अगर हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें लोन चाहिए, तो बैंक हमें उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद हमें लोन प्रोवाइड करेगी। उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होगा जो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। उसमें देखते हैं द बैंक प्रोवाइड अ लोन फॉर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म, यानी कि हमें कुछ दिनों के लिए चाहिए तो भी बैंक देगा, ज़्यादा ईयर के लिए चाहिए तो भी हमें बैंक अलाउ करेगा। सच अ लोन आर प्रोवाइडेड टू अदर बिजनेसमैन, ये लोन बैंक किस किस को दे सकता है? तो फर्स्ट वन है बिजनेसमैन, ज़्यादातर उन लोगों को ये ज़रूरत ज़्यादा रहती है। फिर है इंडिविजुअल, यानी कि कोई अकेला बंदा है जिसको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी दे सकता है, यानी कि एजुकेशन के लिए किसी को चाहिए, हाउस के लिए चाहिए, तो ऐसे भी कोई सिंगल बंदा भी लोन ले सकता है। फिर है इंडस्ट्रियलिस्ट, अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। फिर है अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड फॉर गारंटी, हमें किसी को भी लोन चाहिए, बैंक किसी को भी मना नहीं करेगा, लेकिन बैंक को गारंटी भी कुछ चाहिए कि वो हमें इतना ज़्यादा पैसा दे रही है तो हम उसको रिटर्न करेंगे ही करेंगे, और अगर हम लोग रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उसके रिलेटेड हमें या तो फिर कुछ मॉर्गेज रखना पड़ रहा है, या तो फिर कोई ऐसे बंदे, दो बंदे होते हैं उसको एज अ गारंटर रखना पड़ता है कि अगर हमने पैसे नहीं चुकाए तो हमारे जो गारंटर है वो पैसे बैंक को रिटर्न करेंगे। ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो, जिसको हम लोगों को साइन करना पड़ता है। फिर है इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन है, ज़्यादातर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोन का जो कल्चर है वो ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इवन मोबाइल फ़ोन भी हम लोग लोन से ले सकते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि हम लोग कितनी चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं और बैंक कितनी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो है होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, कैश क्रेडिट है, मशीनरी लोन है, गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, ऐसी बहुत सारी लोन है। आप अगर उसको फुलफिल कर पाते हो उसकी कंडीशंस, तो बैंक आपको इजीली वो लोन प्रोवाइड कर देगा। फिर देन आफ्टर है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है और लोन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें देखते हैं हम लोग, इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर, यानी कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट निकलवाने के लिए आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? करंट अकाउंट होना चाहिए। क्लियर? सेविंग्स अकाउंट को ओवरड्राफ्ट का जो भी कैश क्रेडिट का एडवांटेजेस है वो नहीं मिल सकता। इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉ मोर अमाउंट देन द बैलेंस, यानी कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज़्यादा अगर हम लोग चाहते हैं निकालना तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकलवाना पड़ेगा? ओवरड्राफ्ट निकलवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉ द मोर अमाउंट देन द बैलेंस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि हम लोग ये, फिर ऐसा नहीं है कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और हम लोग 5 लाख रुपीज़ लेके चले जाते हैं और फिर देन आफ्टर वो 2 साल 5 साल के बाद हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है टाइम ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट, यानी कि आपको कुछ प्रिस्क्राइब टाइम ही मिलेगा जो प्री डिसाइडेड होगा कि आप उतने टाइम के लिए ही ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते हो या तो फिर कैश क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। फिर देन आफ्टर है अमाउंट लिमिट इज़ वेरी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड की जगह पे प्री डिटरमाइंड आएगा, क्योंकि हमारा जो अमाउंट का लिमिट है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होगा कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहते हैं उतना यूज़ करेंगे।
वो जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। बट व्हेन द ड्यूरेशन इज अ प्री डिटरमाइंड देन इट इज़ अ नोन एज अ कैश क्रेडिट। अमाउंट का लिमिट अगर प्री डिटरमाइंड है यानी कि पहले से फिक्स किया गया हुआ है, पहले से डिसाइड किया गया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। लेकिन अगर टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड पहले से ही फिक्स है कि आप इतने दिनों के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए ही आप ये ज़्यादा पैसा, बैलेंस से ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश क्रेडिट बोलेंगे। क्लियर गाइज, आपको डिफरेंस पता चला कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है। अगर आपका अमाउंट का लिमिट पहले से फिक्स है तो वो बन जाएगा ओवरड्राफ्ट। अगर आपका ये ज़्यादा पैसा यूज़ करने का टाइम पीरियड फिक्स है तो वो बन जाएगा आपका कैश क्रेडिट। क्लियर। फिर देन आफ्टर है उसका जो थर्ड फंक्शन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, जिसमें से भी बैंक ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो थर्ड वन है टू इन्वेस्ट, यानी कि हम लोगों ने जितने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाया है, बैंक उसको रखेंगी नहीं, उसको क्या करेगी, कोई अच्छी सिक्योर जगह पे उसको इन्वेस्ट करेगी ताकि उसको रिटर्न आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर। उसमें देखते हैं एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ बैंक इज़ टू इन्वेस्ट डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि हमारे पास से जो पैसा बैंक में गया है एज ए डिपॉजिट, बैंक क्या करेगी, ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करेगी सम सिक्योर प्लेस। ऐसा ज़रूरी है क्योंकि बैंक का ये खुद का पैसा नहीं है, ये उसके कस्टमर्स का, उसके अकाउंट होल्डर्स का पैसा है और वो जब भी मांगेगा तब उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इट मीन्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे ज़्यादा रिस्की नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिस्की हुआ तो बैंक को अपने खुद के पैसे निकाल के भी कस्टमर को देना पड़ेगा। एंड विद द प्रॉपर कैलकुलेशन, और उसका कैलकुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। फिर अगर जब भी वो अकाउंट होल्डर है उसने बोला कि भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, तो फिर बैंक ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई अभी हमारे पास इन्वेस्ट किया गया हुआ है, हम लोग 2 महीने के बाद आपको देंगे। क्लियर। वो जब भी मांगेगा एट दैट टाइम ऑन द स्पॉट हम लोगों को उसको पैसा देना पड़ेगा। फिर है द बैंक हैज़ टू इन्वेस्ट सम अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि बैंक को अपने पास जितने पैसे आए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज कंपलसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये किसका रूल्स है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है उसका रूल्स है कि हम लोग सारे पैसे प्राइवेट में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ परसेंटेज जो फिक्स किया गया है रिलेटेड टू आरबीआई, वो पैसे हमें कंपलसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट इंटरेस्ट रेट इज़ लो, और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसा होता है गाइज, लो होता है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू प्राइवेट। फिर है द बैंक कैन नॉट गेट अ बेनिफिट इफ इट इज़ नॉट एबल टू इन्वेस्ट, यानी कि बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कब, जब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी तब, यानी कि इन्वेस्ट करना बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस उसका जो भी मतलब वाइड रीजन, वाइड एरिया है वो भी वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैन प्रोवाइड अ मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अगर जो बैंक है वो अपने डिपॉजिटर की डिपॉजिट अच्छी जगह पे, सिक्योर जगह पे, पूरे कैलकुलेशन के साथ अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उससे ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। प्लस नेक्स्ट वन हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि सारी जो बैंक्स होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और ऐसे कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करती ही रहती है कि मतलब एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, या तो फिर कभी ना कभी कोई ना कोई को किसी ना किसी बैंक की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ इंटर बैंकिंग, यानी कि एक दूसरे बैंक के साथ जो इंटर रिलेटेड कनेक्शन के वजह से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फिर उसमें देखते हैं एवरी बैंक समटाइम फेसेस द शॉर्टेज ऑफ अ मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम इवन लेस देन 24 आवर। बहुत ज़्यादा ऐसी बैंकें होती है कि यानी कि मतलब मोस्ट ऑफ बैंक, अगर हम लोग बात करें तो कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई शॉर्टेज होती है कि भाई चलो हमारे पास पैसे तो है ही राइट नाउ, लेकिन कैश ऑन हैंड नहीं हो सकता, या तो फिर अगर हमें किसी को राइट नाउ पेमेंट इमरजेंसी करना होता है, इमीडिएटली किसी ने डिमांड किया और हमें करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोगों को मैक्सिमम 1 दिन के लिए अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक एक दूसरे की हेल्प करती है। एट दैट टाइम अनयूज्ड मनी इन अ बैंक इज प्रोवाइडेड टू द नीडी बैंक।
ऐसे टाइम पे अगर हमारे पास पैसा जो हम लोग को यूज़ नहीं कर रहे या तो फिर यूज़ नहीं करना है हमें, ऐसा पैसा हम लोग दूसरे बैंक को हेल्प के लिए दे सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है और ऐसा एक ट्रांजेक्शन पूरा बनाया है कि आप एक दूसरे बैंक की हेल्प कर सकते हो। ऑल प्रोसेस इज कंप्लीटेड थ्रू आरबीआई, यानी कि इसके रिलेटेड आरबीआई के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सबको फॉलो करने हैं। लेंडर और बोरोवर, यानी कि जिसने पैसा लिया है, जो पैसा दे रहा है, लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है, बोरोवर मतलब जो पैसा ले रहा है, डज नॉट कम इन टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते, जो बैंक दे रही है और जो बैंक ले रही है वो दोनों। फॉर शॉर्ट टाइम बैंक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसके वजह से क्या होगा, हम लोगों का 24 घंटे तक का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। दस द बैंक गेट द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली, इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी। गाइस 2 मार्क के लिए कॉल मनी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछ सकते कि भाई टू डू द इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ऐसा पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, या तो फिर आपको कॉल मनी करके भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो भी हमें यही पोर्शन लिखना है। क्लियर? तो ऐसे अगर कोई बैंक डिमांड करती है और उसको इंस्टेंटली पैसे मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल मनी। लेकिन ये इंस्टेंटली पैसे जो मिलेंगे वो फ्री में तो मिलेंगे नहीं। क्लियर? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट उसको पे करना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। यानी कि ये जो कॉल मनी है, इंस्टेंटली मिल जाता है 24 घंटे के लिए मैक्सिमम, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल मनी रेट। तो गाइज ये थे हमारे आज के जो मेन फंक्शंस होते हैं बैंक के रिलेटेड वो, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो उसके सब्सिडरी फंक्शंस है बहुत सारे, तो वो हम लोग कंडक्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टूडेंट के साथ उसको शेयर कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज।